बेटी की शादी में महाराष्ट्र के उद्योगपति ने संगीत संध्या की जगह किसान कानून के समर्थन में बहस शुरू कर दी। इसमें बारातियों को बताया गया कि किसान कानून के फायदे क्या क्या हैं। इतना ही नहीं, शादी की निमंत्रण पत्रिका पर भी किसान कानून का जिक्र कर दिया गया। उद्योगपति ने शादी के दौरान ही लोगों को बताया कि इस किसान कानून के क्या क्या फायदे हैं और साथ ही यह भी बता दिया कि अधिकांश विरोध सियासी दलों के द्वारा किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद कई किसी परिवार में अगर शादी हो और वो शादी भी डेस्टिनेशन मैरिज हो, डेस्टिनेशन मैरिज भी कहा तो गोवा जैसी जगह पे हो, वहां पे एक सुहानी शाम हो, वो भी समुंदर के किनारे, नाच गाना, अच्छे व्यंजन, और उसमें ही बीच में कहीं एक सोशल इवेंट आ जाए तो शायद कुछ हद तक कुछ लोगों का चेहरा थोड़ा सा चेंज हो गया है। बट आज का ये जो इंटरव्यू है, आज की देश की जो स्थिति है, इस देश की स्थिति पे लेके या देश की चिंता जिसको है, ऐसा व्यक्ति आज हमें एक इंटरव्यू देने जा रहा है। किसान बिल के विरोध में ये जो आंदोलन चल रहा है, खैर अभी तो वो कृषि कानून बन चुका है, तो आखिर क्या है ये कृषि कानून, ये सब हम आपसे जानना चाहते हैं। और जो विरोधी बोल रहे हैं या जो आज हवा चल रही है वो किस हद तक सही है, ये कानून में क्या क्या प्रावधान है, वो कानून किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाएगा, इन सब के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि इस सब माहौल में आपको ये कल्पना कैसे सूझी और ये सब रंग में आपने ये रंग कैसे डाल दिया? और इससे बड़ा मौका क्या होगा कि मेरी बेटी की शादी में हम किसानों को भूल जाएं, वो भी राष्ट्रीय किसान दिवस पर। इससे बड़ा औचित्य भी क्या होगा। किसान खुद को हमेशा छोटा समझता रहा, हालांकि वो सबसे ऊपर रहना चाहिए, उसे वो इज्जत मिलनी चाहिए, उसे वो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने यही बात उनके दिल में रखी है कि इस भारत का किसान सबसे शक्तिशाली होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और हमारे बराबर बैठना चाहिए, इसीलिए ये कानून लाए। तो एपीएमसी अब खत्म हो जाएगी? वैसे देखा जाए तो एपीएमसी खत्म नहीं होगी। एपीएमसी, हम सारे लोग व्यापारी है मोस्टली यहाँ पर, कई लोग पेपर की खेती करते होंगे, हम एक्चुअल खेती भी करते हैं। लेकिन एपीएमसी सिस्टम बनाई थी किसानों को एक सुविधा के लिए, लेकिन इसका गलत मतलब निकाल के एक राजनीतिक अड्डे बन गए हैं और यहाँ किसानों को शोषित किया जाता है। उसका माल किस रेट पे लिया जाता है और बाजार में हमें किस रेट में मिलता है, इसमें बहुत बड़ा गैप है। इसमें कई बार लोग बोलते हैं कि बिचौलिए व्यापारी, ये वो, व्यापारियों को क्रिटिसाइज करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिकली मोटिवेट होकर हमारे किसानों को चूसने का काम सालों तक रहा। उसका 1 रुपए में लिया जाता है चीज, बाजार में हमें 5 रुपए में मिलती है, किसान को 1 रुपया ही मिलता है। तो ये बीच वाला गैप कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को आजादी दी है कि उसे उसकी फसल, कोई विकल्प नहीं, विकल्प नहीं है। उसे कहीं भी जाके उसकी फसल बेचने का परमिशन होना चाहिए, उसे आजादी होनी चाहिए। उसे जहां लगे कि मुझे यहां अच्छा दाम मिला है, उसको वहां बेचने के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। एपीएमसी जाके उसको अच्छा लगता है कि यहां मुझे रेट अच्छा मिला तो एपीएमसी में जाएगा। नहीं, मगर इससे दूसरी चीजें होगी। इसके 2 इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा, एपीएमसी अगर खत्म हो जाती है तो कॉर्पोरेट फार्मर पे भी, यानी कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी हावी हो जाएगा, जो कि हमने इसके पहले रिटेल में देखा है। रिटेल में वही बात हुआ है। अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर ले तो बीएसएनएल आज कहाँ है, एयरटेल कहाँ है, रिलायंस कहाँ है, ये एक एग्जाम्पल है। यही सब उन्होंने देखा है मोदी जी ने कि एयरटेल कहाँ गया, बीएसएनएल कहाँ गया, ये क्यों हुआ। इस सिस्टम हमने कुछ इस तरह से बनाए, इसे हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक किसानों को आजादी मिलना, इसका मतलब ये नहीं कि कॉर्पोरेट सेक्टर आके उस पर हावी होगा। बिल्कुल। आपका जो दूसरा कानून है, सेकंड जो कानून है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देता है, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, आप आज कानून आया इसलिए उसका नाम पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में पिछले 25 सालों से चल रहा है। मेरी खेती में भी कुछ हिस्सा मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दिया है और मैं हैप्पी हूं और मेरी मर्जी है, तब तक ही वो कॉन्ट्रैक्ट है। कोई जबरदस्ती मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
बिहार में 2006 से चल रहा है। फिर क्या दिक्कत है आपको? 2006 से बिहार में एपीएमसी बंद हुई है। बिहार में ऐसा कौन सा चेंज आ गया जो देश में आ जाएगा? तो बिहार में क्यों नहीं आया? वो इफेक्ट हमें बिहार में क्यों नजर नहीं आया? देखो, किसानों की मानसिकता, उन्हें सही तरह का गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है। उन्हें वापस वही लाने के लिए एक षड्यंत्र चलता है कि किसानों को हमेशा वैसे रखो, जो हमारे सामने खड़ा भी नहीं होता है, आता है तो जूते निकाल के हाथ में रख लेके खड़ा होता है। क्यों हम किसान को इंफीरियर समझते हैं? उसे उसकी अधिकार की जो अधिकार है उसके वो अधिकार देने चाहिए। हमने गलत तरीके से उसे फर्टिलाइजर या यूरियास को बढ़ावा देते हुए उसकी सारी खेती खत्म कर दी है। अब जाके हम फिर ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं। अब वो किसान बोलता है मैं 4 साल कहाँ इंतजार करूंगा। तो ये सारा पूरा सिस्टम तहस नहस कर दिया है। आज हमारे किसान के पास जितनी खेती है उसका नेक्स्ट जनरेशन खेती में आना नहीं चाहता है। वो कहीं प्यून की नौकरी ढूंढते फिरता है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये विधेयक से वो आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मैं पिछले 15 साल से हमारे चैम्बर के माध्यम से हो, ऐसे कई संगठनों के माध्यम से किसानों को मोटिवेट करते हैं कि आप आपके बच्चों को लाइए, नए तरह से खेती करिए। आज हमारे यहाँ कोल्हापुर की अगर मैं बात करूं, हमारी खेती तो हमारे यहाँ सबसे मेन क्रॉप है शुगर केन का। तो शुगर केन हमारे जितने एरिया में होता है, अगर उसके बॉर्डर पे हम वेजिटेबल उगाते हैं जो आज 5 स्टार होटल्स में और एक्सपोर्ट होता है, तो हर किसान 1 एकड़ के लैंड में साल का 5 लाख रुपए एडिशनल कमा सकता है। और उसका बेटा वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है, डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकता है। क्यों नहीं हम सारे किसानों को ये बात बताते? आज इजराइल जैसा छोटा देश बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल करता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में हेलीकॉप्टर से वो बीज बोता है। इतनी बड़ी बड़ी खेती है और हमारा किसान लोन के लिए दर दर भटकता है, पैसा नहीं मिलता है तो आत्महत्या करता है। ये ऐसी स्थिति इसकी किसने बनाई? ये अभी अगर एपीएमसी खत्म होती है, एमएसपी भी इसमें खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने क्लियर कट बोला है एमएसपी खत्म नहीं होगी, किसान की आमदनी डबल होगी। अगर आपने देखा होगा बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद जो नए एमएसपी आई पिछले 5 साल का अगर कंपेयर करेंगे तो इटसेल्फ वो 1.5 गुना या 2 गुना एमएसपी हो गई है। 5 साल पहले मुझे जो रेट मिल रहा था आज लगभग डबल मिल रहा है। ये कानून आने के पहले प्रधानमंत्री ने प्रयास शुरू किए थे एमएसपी के माध्यम से। अब उसे कानून का स्वरूप दिया जा रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। एमएसपी अब भी बढ़ गई है, दुगनी कर दी है, बराबर है। एमएसपी कैसे तय होती है? अभी ये जो नया कानून आता है इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी, जब कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें आ जाएगा, तो एक हद के बाद एमएसपी क्या होता है कि मान लो कि आपका गेहूं अगर मार्केट में कोई कुछ भी रेट चल रहा हो, गवर्नमेंट एक मिनिमम रेट यानी 20 रुपया तय करता है, तो 20 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 40 है तो आपका फायदा, बराबर है। बट जब एमएसपी तय हो जाएगी और एमएसपी जब तय होगी 20 रुपया अगर एमएसपी तय किया है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या जो ये बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है वो 21 या 22 रुपया कोट करेंगे, उसके ऊपर कोट ही नहीं करेंगे। मेरी मर्जी है ना मुझे किसको बेचना है। तो 20 रुपए वालों को बेचोगे। आज भी मार्केट में आपको कॉटन का एग्जाम्पल लीजिए, 2-3 साल चलेगा। 20 मार्केट से एमएसपी ज्यादा है। मार्केट में जितने रेट में माल मिल रहा है उससे एमएसपी ज्यादा है। बिल्कुल एमएसपी से मार्केट का रेट जाता हो तो मार्केट में बेचते हैं, तब हम गवर्नमेंट को नहीं बेचते हैं। आज है, मगर जब कॉर्पोरेट आ जाएगा या प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा आने वाले नहीं, ये सब भ्रांतियां फैलाई जा रही है। हमारे किसानों को सक्षम करने के लिए ये कानून लाया है। आपको इस कानून को पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ऐसा एक भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल आने से, आपने नाम पढ़े हैं, पूरा कानून पढ़िए। इसमें कहीं भी एमएसपी खत्म नहीं होगी, कहीं भी एपीएमसी खत्म नहीं होगी। किसानों को एम्पावर करने के लिए कानून है और होने के नाते मैं मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ ये कानून भारत के किसानों को पूरे उनकी जीवन शैली को बदल देगा, उसकी खेती करने के तरीकों को बदल देगा। और आज हमारे भारत में जो 50% लैंड अनकल्टिवेटेड है वो भी कल्टिवेट में आएगी। आज जिस खेती को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अगर वो कोई कंपनी आके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले लेती है तो मेरे घर का क्या जा रहा है? मुझे तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलेगा। और हम भी जितने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 1 साल का ही करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट हमें हमारी मर्जी हुई तो ही हम रिन्यू करते हैं। ये कोई हमारे पर कंपल्सन नहीं है कि आप 5 साल करो, 10 साल करो। उसको हमारे खेती पे कोई अधिकार नहीं है। जितना क्रॉप आता है उसी के ऊपर उस कंपनी का अधिकार आता है। आज पंजाब में भी 25% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई सालों से है, महाराष्ट्र में है, कई राज्यों में है। मैं खुद भी मेरा कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दिया हूँ, तो इसमें कोई गलत नहीं है। हमारी मर्जी के ऊपर है मुझे देना है या नहीं देना। अब भी आपकी मर्जी पे 3 साल के बाद तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा ना, सब कॉर्पोरेट ही आ जाएगी। नहीं, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें किसानों के हक को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ या मैं कोई प्रधानमंत्री का अंधभक्त भी नहीं हूँ।
लेकिन अगर कोई चीजें अच्छी हो रही है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई जानबूझ के खाली विरोध के लिए विरोध करता है तो उस विरोध को खत्म करने के लिए भी हम सब ने प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करना चाहिए। पिछले करीब 1 महीने से देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान कृषि कानून के खिलाफ जमकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक उद्योगपति ने अपनी बेटी की शादी के दौरान किसान कानून, किसान आंदोलन और इन्हीं सब मुद्दों पर लोगों के साथ, अपने बारातियों के साथ एक अहम चर्चा की और लोगों को बताने की कोशिश की कि इस कानून की खूबियां क्या हैं। हक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नए कृषि कानून लाए उसके बारे में लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचे, इसलिए इस विवाह के मंगल प्रसंग पर देश भर से आए उद्यमियों को, सभी अतिथियों को हमने किसान कानून की जानकारी हो इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और किसान कानून के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो भ्रांतियां दूर करने का एक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ आज हमने इस विवाह के अवसर पर किया। इसकी मुझे बहुत खुशी है।